हेलो एवरीवन। आज हम लेक्चर 4 करेंगे हॉर्टिकल्चर का। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का कुछ पार्ट्स किए थे, जिसमें कि अभी बस लास्ट के वाटर सॉल्युबल बचा हुआ है और इसके बाद हम जस्ट नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रोपगेशन। ठीक है, तो मैं पहले आप लोगों को बता देती हूँ कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। इससे पहले हम लोगों ने हॉर्टिकल्चर, उसकी ब्रांचेस, पॉलिनेशंस के बारे में पढ़ा है। उसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं किया है तो। और साथ ही साथ उसके बाद में हम इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें मैंने आप लोगों को कल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन पढ़ाया था और विटामिन हमारा चल रहा था। तो कार्बोहाइड्रेट मैंने आप लोग को क्या बताया था, ये तो आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप से होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो मोनोसेकेराइड में फिर हम लोगों ने ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज किया था। फिर डाइसेकेराइड में हमने सुक्रोज, लैक्टोज एंड मेल्टोज किया था। पॉलीसेकेराइड में हम लोगों ने स्टार्च, सेल्यूलोज एंड लिग्निन एंड स्कारिन किया था। ठीक है, तो इसके बाद मैंने आप लोगों को फ्रूट और वेजिटेबल्स में कितने सोर्सेज पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट के परसेंटेज, या मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, वो आप लोग याद कर लीजिएगा। प्रोटीन में भी मैंने आप लोगों को सब चीज़ बता दिया जाता कि पर पर्सन को पर डे कितना प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए, 60 to 70%। ये चीज़ आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, ये हमको याद होना चाहिए, ये AFO का एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। इसके बाद में फ्रूट एंड वेजिटेबल में इसके कितने कितने सोर्सेज होते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, केशव एलमंड होता है फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा प्रोटीन में, और साथ ही साथ फिर वेजिटेबल्स में होता है लाइम बीन एंड पीस में। ठीक है, विटामिन का हमारा चल रहा था, तो मैंने आप लोग को विटामिन में फैट सॉल्युबल पढ़ा दिया था। तो ठीक है, विटामिन में जो फैट सॉल्युबल मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था, उसमें विटामिन A, D, E, K पढ़ा चुकी थी। इनके साइंटिफिक नेम, इनके सोर्सेज और इनके डिसीज अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे विटामिन वाटर सॉल्युबल। ठीक है, अब इसके बाद हम वाटर सॉल्युबल पढ़ेंगे। तो वाटर सॉल्युबल में भी चलिए, कल जैसे हमने चार्ट्स बनाए थे वैसे ही अभी आप एक चार्ट प्रिपेयर कर लीजिए। मैं यहाँ पे चार्ट बना दे रही हूँ। यहाँ पे लिखेंगे विटामिन, यहाँ पे लिखेंगे साइंटिफिक नेम, और यहाँ लिखेंगे डिसीज एंड सोर्सेस। ठीक है, चलिए नोट करते चलिएगा, साथ ही साथ मैं बीच में आपको समझाती भी जाऊँगी। यहाँ लिखिए विटामिन, साइंटिफिक नेम, ये डिसीज, और ये है सोर्सेस। ठीक है, तो सबसे पहले विटामिन में लिख लीजिए, विटामिन C के बारे में लिख लीजिए। विटामिन C का जो साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। और इसका एक और सोर्सेज है एंटीबॉडी। ठीक है, इसका एक और साइंटिफिक नेम है एंटीबॉडी, ये याद रखिएगा अच्छे से। ठीक है, और इसका जो रोग होता है वो स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, स्कर्वी रोग है, और इसका सबसे मेन सोर्स है, सबसे ज़्यादा जो विटामिन C पाया जाता है बारबाडास चेरी में। मैं आप लोगों को साथ ही साथ इसका वो IU लिखा दूँगी, तो वो आप नोट करते चलिएगा। इसका होता है 1400 IU। ठीक है, ये बारबाडास चेरी का होता है। इसके बाद में आंवला का लिख लीजिए, आंवला का होता है 600 to 800 IU। ठीक है, और इसके बाद में गुआवा का होता है 250 to 300। ठीक है, IU लिख लीजिएगा। और इसका एक और सोर्स होता है सिट्रस, सिट्रस इसका एक और सोर्स होता है। ठीक है, इसके बाद में लिखिए विटामिन B1, यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे लिखिए B1, B2। यहाँ जगह खाली है, मैं आप लोगों को चलिए नेक्स्ट पेज में ही कर दूँगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर B1, B2 के बारे में बता देती हूँ। B1 का नाम है थैलामाइन, थाइमाइन। ठीक है, B1 का साइंटिफिक नेम लिख लीजिएगा थाइमाइन, और इसमें रोग होता है बेरी, ये एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, ये याद रखिएगा। और इसका सबसे अच्छा सोर्स होता है क्या, केशव। ठीक है, B2 का साइंटिफिक नेम लिख लीजिए रेटिफ्लेविन, और इसका लिख लीजिएगा, इसका डिसीज़ नेम होता है
पेलाग्रा, और इसका मेन सोर्स होता है BaCl। ठीक है, इसके बाद में मैं आप लोग को नेक्स्ट पेज में बताती हूँ। चलिए यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए B3, B3 लिखिए, B5, B6, B12, B7, और एक होता है B9। हाँ ठीक है, चलिए इनके साइंटिफिक नेम लिखते चलिए। B3 का साइंटिफिक नेम होता है विकोथिनिक, विकोटिनिक। ठीक है, एसिड, इसको हिंदी में कहते हैं नियासिन, याद रखिएगा। कभी कभी सिर्फ हिंदी नाम से पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। इसके बाद में B5 का लिखिए पेंटोथेनिक एसिड। B6 का लिखिए पायरोडॉक्सिन। इसका डिसीज़ लिखिए एनीमिया। जो इम्पोर्टेंट है मैं वो लिखा दे रही हूँ आपको, जो नहीं है इम्पोर्टेंट मैं नहीं लिखा रही हूँ। इनका इतना ये नहीं है तो मैं आपको नोट नहीं करा रही हूँ। इनके बारे में जो भी बताना है वो मैं आप लोग को ऐसे बता दूँगी। ठीक है, साइकोबेलामिन इसका साइंटिफिक नेम लिखिए, और इसका डिसीज़ होता है पर्नासियस एनीमिया। ठीक है, और इसका जो है कोई इसका फ्रूट, इसका कोई सोर्स नहीं होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसमें इसको भी टॉपिक बना के पूछा जा सकता है। फ्रूट एंड वेजिटेबल का कोई सोर्स होता है, कोई भी मतलब इसका सोर्स नहीं होता है। ये यहाँ पे मैंने इसलिए ऐसे लिख दिया, याद रखिएगा। B7 लिख लीजिए। B7 का होता है साइंटिफिक नेम बायोटिन, और इसका होता है फॉलिक एसिड। ये फॉलिक एसिड मैंने आप लोग को लास्ट में इसलिए नोट कराया है क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन इसको आप फिर भी याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद में अब हम पढ़ेंगे मिनरल्स। ठीक है, इसको आप लोग नोट तो कर ही लिए होगे, और अगर नहीं किए होगे जो भी है रिकॉर्डिंग वाले वो इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँगी ठीक है, इसके बाद में मैं आप लोगों को इधर बताऊँगी मिनरल्स में ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे उतना, लेकिन फिर भी मैं आपको टॉपिक्स नोट करा रही हूँ। उसमें मेन ये आपको याद रखना है टॉपिक्स बस। ये अपना लास्ट है, ये मिनरल्स आप लोग को पता ही होगा, या नहीं पता होगा तो यहाँ नोट कर लीजिए। मिनरल्स 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, इसमें होता है कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन। सबसे मेन होता है कैल्शियम, फास्फोरस, और ये होता है आयरन। ठीक है, चलिए मैं आपको बताते चलती हूँ इनके बारे में। बताना क्या है मैं नोट करा रही हूँ, आप लोग नोट करिए। इसमें उतना कुछ बताने लायक है नहीं। ठीक है, इसका रखिए, इसकी डेली रिक्वायर लिखिए। इसकी डेली रिक्वायर होती है कितनी, 500 से 600 mg पर डे। ठीक है, इसका जो मेन सोर्स होता है, ठीक है, इसका जो सोर्स होता है वो लीची एंड करौंदा।
और इसका जो डिसीज़ होता है ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, इसका नाम थोड़ा टफ है। पिगी ऑन चेस्ट। अब इसका सोर्स लिख लीजिए फॉस्फोरस का। इसका सोर्स होता है आलमंड। इसके सोर्स ही मोस्टली पूछे जाते हैं, तो इसका सोर्स ही नोट कर लीजिए, बाकी आप लोग को उतना नोट करने का ज़रूरत है नहीं। एंड वॉलनट। ओके, आयरन का लिख लीजिए। आयरन के सोर्स होते हैं ड्राई करौंदा एंड डेट। ठीक है, और इसकी डिफिशियंसी होती है, इसकी डिफिशियंसी पूछी जाती है, ये याद रखिएगा, एनीमिया। ठीक है, सो यहाँ पे अब आप लोगों का इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स ख़त्म होते हैं। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन और मिनरल्स सब पढ़ लिया। जो जो इम्पोर्टेंट सोर्सेज थे मैंने आपको लिखा दिए है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोपागेशन। ठीक है, तो प्रोपागेशन नोट कर लीजिए। प्रोपागेशन के बारे में मैं आप लोग को नोट कराते चलती हूँ और बताते भी चलती हूँ। ये है प्रोपागेशन। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोपागेशन के बारे में आप क्या जानते हैं? प्रोपागेशन क्या होता है? प्रोपागेशन होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट। ठीक है, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन प्लांट। मल्टीप्लिकेशन प्लांट्स में जो मल्टीप्लिकेशन है वो 2 टाइप से होता है। ठीक है, 2 टाइप से होता है, एक होता है सेक्सुअल, एक होता है असेक्सुअल। ओके, चलिए यहाँ पर भी चार्ट बना लीजिए। एक होता है सेक्सुअल और एक होता है असेक्सुअल। तो इसके चार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बता लीजिए। ये चार्ट्स बनाइए आप लोग भी, मैं आप लोग को इसके आगे बताते चलती हूँ। प्रोपागेशन में होता है सबसे पहले क्या? सेक्सुअल। यहाँ लिखिए सेक्सुअल। सेक्सुअल प्रोपागेशन। और इधर आता है असेक्सुअल प्रोपागेशन। पहले हम लोग सेक्सुअल प्रोपागेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि सेक्सुअल प्रोपागेशन क्या होता है। ठीक है, तो सेक्सुअल प्रोपागेशन जो है वो सीड के इसमें काम करता है। ठीक है, इसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है लिख लीजिए यहाँ पर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सीड। ठीक है, ये याद रखिएगा, सेक्सुअल में मल्टीप्लिकेशन सीड के द्वारा होता है और असेक्सुअल में स्टीम, रूट, टिप, लीव्स। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर आपको ज़्यादा कुछ नोट करना नहीं है। मैं मेन टॉपिक है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज है कुछ, मैं आपको वो नोट करा देती हूँ। चलिए आप नोट करते चलिए। यहाँ पे लिख ली एडवांटेज। ठीक है, एडवांटेज लिख लीजिए यहाँ पर। एडवांटेज में लिखिए क्रिएटिंग डाइवर्सिटी। इसको ब्रैकेट में ऐसे नोट कर लीजिए, एसेंशियल फॉर जेनेटिक इम्प्रूवमेंट। ठीक है, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट। अब इसके बाद में सेकेंड लिखिए, प्लांट आर लॉन्ग लाइफ, मतलब जो प्लांट्स होते हैं उसकी लाइफ लॉन्ग होती है। ठीक है, थर्ड लिखिए फेसिबल टू प्रोपागेट।
प्लांट। ठीक है, और इसके बाद में सबसे मेन लास्ट में लिख लीजिए पॉलीएम्ब्रियोनी। इसके दो ही है, ज़्यादा नहीं है, 2 डिसएडवांटेज होते हैं, ये नोट कर लीजिए। ये ज़्यादातर उतना एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता, इसमें मेन ही पूछा जाता है, इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। और कभी कभार एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको ये चीज़ पूछी जाती है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देके कि मतलब किस में आता है, सेक्सुअल या असेक्सुअल में। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों को नोट करा दे रही हूँ। ठीक है, यील्ड ऑफ इन्फेरियर क्वालिटी। ठीक है, इसकी क्वालिटी है जो थोड़ी है वो बैड होती है, दिन ब दिन कम होते जाती है, ये भी है। और इसमें एक डिसीज़ होता है, वो लिख लीजिए, ये मेन है, इसके बारे में पूछा जाता है। सीड है तो भाई जाहिर सी बात है, सीड बॉर्न डिसीज़। ठीक है, सीड बॉर्न डिसीज़ इसमें होता है। देखिए, सेक्सुअल प्रोपागेशन में बस इतना ही है, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, ये है बात है। तो इतना आप लोग नोट करिए। इसके बाद में ये लीजिए, ये मैंने यहाँ फिक्स कर दिया है, आप लोग अपने हिसाब से नोट कर लीजिएगा इसको। ये थोड़ा सा इसको हम एडजस्ट कर देते हैं क्योंकि अब हम पढ़ेंगे असेक्सुअल प्रोपगेशन। ये है मेन। ठीक है, इसमें आप लोगों को अच्छे से सारी चीज़ें नोट करनी होगी और अच्छे से ध्यान देखना होगा। सबसे पहले असेक्सुअल लिखिए। असेक्सुअल में होता है 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है इन विवो, ठीक है, और एक होता है इन विट्रो। इन विवो इन विट्रो के बारे में आप क्या जानते हैं? हाँ, इन विवो इन विट्रो के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? ये जानते हैं कि ये दोनों ही लैटिन वर्ड से लिए गए हैं और ये एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। नहीं जानते हैं तो लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, ये मैंने इन विवो इन विट्रो बना दिया है और ये इसका लैटिन वर्ड से लिया गया है दोनों। ये याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, ये इसके बाद में आप लोग लिख लीजिए, नोट करिए, इन विवो कहाँ किया जाता है? इन विवो किया जाता है फील्ड में। ठीक है, बाहर फील्ड में इन विवो वर्क किया जाता है, ये पूछा जाता है। और इन विट्रो किया जाता है लैब में, जैसे कि माइक्रो प्रोपगेशन टिश्यू कल्चर्स जो होता है वो इन विट्रो के अंदर आता है। और इन विवो में आता है कटिंग, बडिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, मतलब जो भी फील्ड वर्क होता है वो हम इन विवो में करते हैं और जो भी लैब वर्क होता है वो हम इन विट्रो में करते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले हम जो मेन है इसमें हम वो पढ़ेंगे। इसमें मेन है इन विवो। ठीक है, अभी हम सबसे पहले फील्ड वर्क के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर से एक चार्ट बना लीजिए, मैं आप लोगों को यहाँ चार्ट बनाना सिखा रही हूँ। तो चार्ट बना दीजिए। चार्ट बनाओगे ना तो आप लोग को बहुत ईजी रहेगा। ठीक है, आप लोग को ज़्यादा इधर उधर ध्यान नहीं देना पड़ेगा। सबसे पहले आप लोग चार्ट पेपर कर लीजिए। चलिए, इस पेज में आ जाए इसलिए जगह एडजस्ट करनी पड़ेगी। चलिए, यहाँ पे लिखेंगे हम फील्ड वर्क। फील्ड वर्क में भी आपको मैंने अभी बताया 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले लिखिए, सबसे पहले आएगा ये बहुत फीका है, लोग बोलेंगे मैडम नज़र ही नहीं आ रहा है। मैं तो ये है कटिंग, बडिंग, ग्राफ्टिंग। मैं आपको सिर्फ कटिंग, बडिंग, ग्राफ्टिंग लिखा रही हूँ, इसके आगे आता है कटिंग, बडिंग, ग्राफ्टिंग। इसमें इसके अंदर और है अभी, तो आप अच्छे से नोट करिएगा। लेयरिंग। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए कटिंग जो होती है, कटिंग किस किस चीज़ों के लिए जाती है? लीफ, रूट्स, स्टीम। ठीक है, लीफ, रूट्स और स्टीम में लिखिए। तो मैं इसके एग्जांपल मैं यहाँ जो चार्ट बना रही हूँ वो चार्ट्स आपको मेनली मतलब कुछ कुछ एग्जाम में काम देंगे। इसका डिटेल मैं आप लोगों को आगे नोट कराती हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप लोग लिखिए यहाँ पर कटिंग। कटिंग में लिखिए
कटिंग में लिखिए, सबसे पहले आता है लीफ, सबसे पहले लीफ आता है और लीफ का एग्जाम्पल है अजूबा। ठीक है, लीफ का एग्जाम्पल है अजूबा। फिर आता है रूट, कटिंग के टाइप से ये रूट, और रूट्स का आता है स्वीट पोटैटो, पोटैटो। ठीक है, इसके बाद में आता है स्टीम। कटिंग में हम पढ़ेंगे स्टीम के बारे में। स्टीम में आता है, यहाँ पर आएगा रबड़, इसका एग्जाम्पल है सबसे मेन। ठीक है, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब इसमें यहाँ पर नोट करिए, स्टीम के भी एग्जाम्पल्स होते हैं। जी हाँ, आपको इसमें पढ़ना है आगे। चलिए, स्टीम में लिखिए, मैं आपको शॉर्ट में लिखा रही हूँ, फिर आगे मैं इनकी डिटेल लिखाऊंगी। हार्ड वुड कटिंग, हार्ड वुड कटिंग जो की जाती है वो फिग में की जाती है, ग्रेप में की जाती है, और पोमेग्रेनेट। ठीक है, अनार लिख लीजिएगा, पोमेग्रेनेट। ठीक है, अब इसके बाद लिखिए, इसके बाद है सेमी हार्ड वुड कटिंग, सेमी हार्ड वुड कटिंग। ठीक है, इसके बाद होता है सॉफ्ट हार्ड वुड कटिंग, सॉफ्ट हार्ड वुड कटिंग लिखिए। और यहाँ पर सबसे लास्ट लिखिए हर्बेसियस। ठीक है, ये और ये और ये, इन चारों को हम आगे पढ़ेंगे। चलिए, अभी इतना नोट करिए यहाँ पर। फिर लिखिए बडिंग। बडिंग में सबसे पहले होती है पैच बडिंग। ठीक है, पैच बडिंग होती है। ठीक है, पैच बडिंग जो होती है वो, पैच बडिंग के बाद होती है रिंग बडिंग। इसके बाद होती है टी बडिंग। ये मैं यहाँ से थोड़ा सा हटा रही हूँ। ठीक है, आप आगे नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके आगे आप लोग को तो लिख ही लिए होगे, मैंने अभी हटाया। इसके बाद होती है टी बडिंग, और इसके बाद होती है फॉरकेट बडिंग। देखिए, पैच बडिंग जो है, पैच बडिंग में क्रॉप्स लिख लीजिए, कौन से प्लांट्स हम लेते हैं, आंवला और बेल। फिर इसके बाद में रिंग बडिंग में लिख लीजिए बेर, और टी बडिंग में लिखिए बेर एंड रोज़। ये सब क्या होते हैं, कैसे कटिंग्स ली जाती है, कैसी दिखती है ये कटिंग्स, वो सब मैं आप लोगों को आगे पढ़ाऊँगी। ठीक है, अभी फ़िलहाल आप लोग यहाँ पर जो मैं नोट करा रही हूँ वो नोट करते चलिए। ठीक है, अब इसके बाद में आइए ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग जो होती है वो भी होती है, सबसे पहले होती है वीनियर ग्राफ्टिंग, वीनियर ग्राफ्टिंग। फिर लिखिएगा क्राउन ग्राफ्टिंग, फिर लिखिए ब्रिज ग्राफ्टिंग, फिर लिखिए एनार्चिंग ग्राफ्टिंग, फिर लिखिए टंग ग्राफ्टिंग। ठीक है, ये ग्राफ्टिंग्स है। अब इनके बारे में लिख लीजिए, इनमें जो फ्रूट्स प्लांट्स आते हैं वो लिखिए। वीनियर होता है जो कि मैंगो में किया जाता है। ठीक है, और क्राउन जो है वो परसिमॉन में किया जाता है। ब्रिज ग्राफ्टिंग जो है वो मैंगो और रेटिनॉल में किया जाता है। ठीक है, और एनार्चिंग जो है वो सपोटा में की जाती है, और टंग जो है वो एप्पल में किया जाता है। यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब आइए अब आते हैं लेयरिंग पे। लेयरिंग जो है वो भी कुछ टाइप्स की होती है। तो सबसे पहले लिखिए सिंपल लेयरिंग। मैं यहाँ पर आप लोग को जो जैसे लिखा रही हूँ वैसे मत लिख लेगा, मैं जैसे बोल रही हूँ। जैसे कि वीनियर है तो ये नहीं कि आप लोग भी वीनियर लिख दीजिए, वीनियर ग्राफ्टिंग होता है। ठीक है, क्राउन ग्राफ्टिंग, ब्रिज ग्राफ्टिंग, एनार्चिंग ग्राफ्टिंग, टंग ग्राफ्टिंग, रिंग बडिंग, टी बडिंग, फॉरकेट बडिंग, पैच बडिंग, पूरा इसके आगे लिखिएगा। ठीक है, और यहाँ मैंने ज़रूर शॉर्ट फॉर्म में लिखा है स्टीम के बारे में, लेकिन इसके आगे मैं आप लोग को फुल वर्ड्स के साथ आगे पढ़ाऊँगी। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं आप लोग को एक चार्ट प्रिपेयर करवाने के लिए ये कर रही हूँ। ठीक है,
तो इसमें लेकिन आप लोग अच्छे से चार्ट बनाइएगा और इसमें अच्छे से नोट करिए, ठीक है। सिंपल लेयरिंग हो गया। और अब लिखिए सरपेंटा लेयरिंग, सरपेंटा लेयरिंग के बाद लिखिए माउंड लेयरिंग, इसके बाद लिखिए एयर लेयरिंग, टिप लेयरिंग, अब लिखिए ट्रेंच लेयरिंग। ये हुआ लेयरिंग के पार्ट, ठीक है। इसमें लिखिए सरपेंटा में लिख लीजिए, सरपेंटा में जो है वो ग्रेप्स में किया जाता है, और माउंड लेयरिंग जो है वो गुआवा में की जाती है, ठीक है। और जो एयर लेयरिंग है ये लीची में की जाती है, ठीक है। बस इनमें इन्हीं को याद रखना है, इसके आगे आपको जो भी अभी कुछ उतना याद रखना नहीं है। बस हाँ, यहाँ लिख लीजिए सॉफ्ट वुड कटिंग जो है वो टी में की जाती है, ठीक है। ये मैं आप लोगों को आगे पढ़ाऊँगी। चलिए इतना आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। इतना नोट करने के बाद अब मैं आगे बढ़ती हूँ, आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए तो अब हम बाय टू बाय अब एक एक उसके टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, कटिंग, ठीक है। तो कटिंग में भी हमने लीफ रूट, मैंने आपको लीफ और रूट के बारे में बता दिया। इसमें आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। लीफ जो है वो मेनली अजूबा में यूज़ की जाती है और रूट जो है स्वीट पोटैटो में यूज़ की जाता है। बस अब हम पढ़ेंगे स्टेम के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग डालते हैं क्या, स्टेम कटिंग, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिखिए स्टेम कटिंग, ठीक है। स्टेम कटिंग में भी आपको चार्ट बनाना पड़ेगा, तो आप लोग जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे ही लिख लीजिएगा, ठीक है। स्टेम कटिंग में भी आप लोगों को चार्ट प्रिपेयर करना है। सो चार्ट प्रिपेयर करने के लिए आप लोग चलिए, इसमें भी 4 टाइप्स होते हैं, मैंने आप लोग को बता ही दिया, हार्डवुड कटिंग, सेमी हार्डवुड कटिंग, ठीक है, और सॉफ्टवुड कटिंग और हर्बेसियस, ठीक है। तो अब इनमें आपको ज़्यादा क्या डायग्राम वाइग्राम नहीं देखना है, आप लोग को इतना, आप लोगों को जो जो चीज़ इसमें याद रखनी है मैं वो चीज़ आप लोगों को नोट कराते हैं और साथ ही साथ बताते भी चलती हूँ। तो सबसे पहले नोट कर लीजिए हार्डवुड कटिंग, ठीक है। वहाँ मैंने आप लोगों को ऐसे ही लिखाया था, लेकिन यहाँ पर आप लोग को पूरा लिखा रही हूँ, अपने पास जगह भी है। तो सबसे पहले लिखिए हार्डवुड कटिंग, ठीक है। और इसके बाद लिखिए सेमी हार्डवुड कटिंग, सेमी हार्डवुड कटिंग, ठीक है। यहाँ लिखिए सॉफ्ट वुड कटिंग, ठीक है। और यहाँ लिखिए हर्बेसियस कटिंग, चलिए तो अब हम पढ़ेंगे हार्डवुड कटिंग। तो हार्डवुड कटिंग में भी क्या है कि मैं आप लोगों को पहले इसमें मेन चीज़ें नोट कराऊंगी जो जो हमें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ब्रांच कितनी पुरानी होनी चाहिए, उसका साइज़ क्या होना चाहिए, उसकी थिकनेस क्या होना चाहिए, उसमें बर्ड्स होने चाहिए नहीं होने चाहिए, कितने होने चाहिए, बर्ड्स है तो लीव्स होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए वो, और उसके एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए अब मैं आप लोग को साथ ही साथ नोट कराते चलती हूँ, तो आप लोग साथ ही साथ नोट करिए। सबसे पहले लिख लीजिए यानी कि ब्रांच, जो ब्रांच जो है वो इसकी हार्डवुड कटिंग की 1 से 2 ईयर ओल्ड होनी चाहिए, ठीक है। ओल्ड होनी चाहिए, ठीक है। और इसकी जो ब्रांच जो आप ले रहे हो उसका जो साइज़ है वो साइज़ होना चाहिए 10 से 40 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, इससे कम होना चाहिए। और इसकी जो थिकनेस है, जो इसका जो आप थिकनेस देखोगे वो होनी चाहिए बिल्कुल पेंसिल आपकी, ठीक है। इसमें लिख लीजिए थिकनेस पेंसिल, ठीक है। इसके बाद में जो इसमें बर्ड्स होने चाहिए, ठीक है, इसके बर्ड्स जो 1 से 2 बर्ड्स होने चाहिए, उसमें लीव्स नहीं होनी चाहिए। हाँ, इसमें लीव्स हार्डवुड कटिंग में लीव्स नहीं होनी चाहिए, ओनली 1 से 2 बर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल्स लिख लीजिए आप, इसके एग्जाम्पल्स है रोज़, फिग, ग्रेप, पोमेग्रेनेट,
और साथ ही साथ लिख लीजिए मलबेरी। ठीक है, यहाँ मलबेरी हो गया है। अब इसके बाद में आइए सेमी हार्ड वुड कटिंग में। इसमें आप लोगों को इतना ही याद रखना है, ज़्यादा याद नहीं रखना है। सेमी हार्ड वुड कटिंग में इसकी जो ब्रांच की एज होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? ब्रांच 5 to 9 मंथ ओल्ड। याद रखिएगा, देखिए आप लोग को इसमें याद रखने में बहुत आसानी है। हमने हार्ड वुड कटिंग का कितना लिया था? 1 से 2, 1-2 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, और यहाँ पर लिखना है 5 to 9 मंथ ओल्ड। इसकी जो लेंथ होती है, मतलब वही जो साइज़ है इसका, ठीक है, वो 7 to 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसकी भी पेंसिल जो भी थिकनेस है, वो पेंसिल सबकी मोस्टली पेंसिल होनी चाहिए। इसमें जो बर्ड्स है वो 2 to 3 बर्ड्स होने चाहिए, और साथ में इसमें लीव्स भी चाहिए, 1 से 2 लीव्स भी चलेगी। ठीक है, लीव्स भी होना चाहिए। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। इसके एग्जाम्पल है मैंगो, गुआवा और धुराना। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी एज नोट कर लीजिए, 3 to 5 मंथ ओल्ड। ठीक है, अब यहाँ पर इसका साइज़ जो रहना चाहिए ये भी 7 to 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, सेम पिछले वाले की जैसे, और इसकी थिकनेस की यहाँ पेंसिल ही चलेगी। ठीक है, अब इसके बाद में इसमें जो बर्ड्स चाहिए वो 3 से 4 बर्ड्स चाहिए इसे, और इसमें जो लीव्स है वो 2 से 6 लीव्स चलेंगी। ठीक है, और साथ ही साथ इसका एग्जाम्पल में आता है टी, ओनली टी प्लांट। सॉफ्ट वुड कटिंग जो है वो सिर्फ टी प्लांट्स में की जा सकती है और इसी में सफल होंगी। ठीक है, लेकिन आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। अब इसमें जो है हर्बेसियस जो कटिंग होती है उसमें आप लोगों को याद रखना है, ये 1 to मंथ ओल्ड होनी चाहिए। ठीक है, 1 to मंथ ओल्ड होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चलेंगे। और इसकी जो साइज़ है वो आप लोग अपने हिसाब से मेजर कर सकते हैं। मोस्टली सेम ही चलता है, 7 to 20 ही चलता है, 7 to 20 सेंटीमीटर ही रखिएगा। इसकी थिकनेस जो है पेंसिल होनी चाहिए, लेकिन हाँ सॉफ्ट होनी चाहिए। ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, सॉफ्ट होनी चाहिए बस। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स में उतना है नहीं अभी मेरे पास एग्जाम। ठीक है, इसके बाद में ये है, और मैं अब आप लोग को एक सबसे मेन पॉइंट है जो आप लोग को नोट करा रही हूँ, वो आप लोग नोट कर लीजिएगा, टेम्परेचर। ठीक है, कटिंग के लिए जो भी टेम्परेचर सूटेबल होता है वो सबसे मेन है। यहाँ पर लिख देती हूँ, सूटेबल टेम्परेचर कटिंग फॉर कटिंग। ओके, फॉर कटिंग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये होता है डे में। जी हाँ, डे में याद रखिएगा कितना, 21 to 27 डिग्री सेल्सियस, और नाइट में 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे अच्छे से याद रखिएगा। चलिए देखिए, आपका स्टेम कटिंग ख़त्म हो गया। स्टेम कटिंग में ये 4 टाइप्स है, इसके अंदर आपको यही सब याद रखना है। आप भी इसी टाइप से चार्ट बना लीजिएगा, तो क्या होगा, आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या कर लिया, हमने कटिंग को ख़त्म कर दिया। ये कटिंग हमारी हो गई डन। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बडिंग। ठीक है, तो बडिंग पढ़ेंगे हम यहाँ पर। चलिए बडिंग हेडिंग डालिए। ये है बडिंग। तो बडिंग में भी आप पहले कुछ चीज़ें नोट कर लीजिए। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो सब में लागू होती है, तो आप वो सब चीज़ें पहले नोट कर लीजिए। मैं बडिंग के आपको कुछ पॉइंट्स नोट कराती हूँ। जैसे कि है इसमें कि सभी बर्ड्स का जो साइज़ होता है वो सेम होता है। जितने भी हम आपको अभी शील्ड बडिंग, पैच बडिंग, जितने भी बडिंग्स मैं आपको लिखाऊंगी, उस सब बडिंग का साइज़, इसका साइज़ होता है 2.5 to 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और बर्ड्स एंड रूट स्टॉक, ठीक है, इसका जो है ये भी सेम ही होता है कि बर्ड्स कितनी होनी चाहिए, रूट स्टॉक कैसा रहना चाहिए, सब यहाँ पर सब सेम रहता है। तो ये सब आप पहले ही यहाँ पर नोट कर लीजिए। बर्ड इसकी जो होती है वो 1 to ईयर
ओल्ड एंड पेंसिल, ठीक है, ये याद रखिएगा। और इस पे समर, इसका जो इसमें सीज़न जो रिक्वायर्ड होता है वो सीज़न लिखिए आप। सीज़न में है समर एंड रेनी सीज़न, ठीक है। रेनी सीज़न होता है तो समर लिखिए, मार्च टू अप्रैल, और यहाँ पे लिखिए फिर इसके बाद मई, जून एंड जुलाई, सितंबर। कर लीजिएगा अपने हिसाब से सही से, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। ये हो गया है इसके समर सीज़न एंड रेनी सीज़न है ये आप लोग याद रखिएगा। ये जो है आप लोगों को हर बर्ड्स में यूज़ होगा, ठीक है। ये आपको ऐसा नहीं है कि हर बर्ड्स में अलग अलग आपको पढ़ना है, नहीं, आपको ये यही सब सारे बर्ड्स में दिखेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अब हम हेडिंग डालना है यहाँ पर आप लोगों को। तो यहाँ पर हेडिंग डालिए शील्ड बडिंग। सबसे पहले बर्डिंग में भी सबसे पहले आता है शील्ड बडिंग, तो मैं इसको कर दे रही हूँ यहाँ साइड, ठीक है। आप लोग बडिंग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब मैं यहाँ पे लिखूँगी, सबसे पहले आएगा शील्ड बडिंग। शील्ड बडिंग का एक और नाम है, बताइए इसे हम क्या कहते हैं? और एक शील्ड बडिंग को कहते हैं टी बडिंग, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछता है कि शील्ड बडिंग को और क्या कहते हैं। शील्ड बडिंग, टी बडिंग किस में यूज़ की जाती है? टी शेप बडिंग जो होती है वो किस में यूज़ की जाती है? शील्ड बडिंग में, याद रखिएगा। बर्ड साइज़ मैंने आप लोगों को नोट करा दिया है, 2.5 to 3.0 होता है, सेंटीमीटर होता है। और इसकी बस यहाँ पर हाइट एक्स्ट्रा नोट कर लीजिए। इसकी जो होती है हाइट, इसकी हाइट जो होती है वो 10 से 25, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं, ठीक है। और यहाँ पर एग्जांपल नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ टी बडिंग क्या होती है, कैसे होती है। ये रोज़ में, एप्पल में, पियर में, पीच में, ठीक है, ETC, फ़िलहाल ETC लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद एक मेन पॉइंट है जो मैं आप लोगों को यहाँ नोट करा रही हूँ, वो नोट कर लीजिएगा। ये जो है ये सक्सेसफुल होता है इन प्लांट हैविंग थिन स्किन शूट, मतलब कि जो इसकी स्किन होती है वो थिन होनी चाहिए, पतली, ठीक है। जिसकी स्किन जो शूट जो आप लेते हो वो पतली होनी चाहिए, सक्सेसफुल हो जाता है उसमें, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट है, यहाँ पर पूछा गया है ये, तो मैं आपको ये पूरा लिखा रही हूँ, इसको अच्छे से नोट करिएगा। शील्ड बडिंग इज़ ठीक है। ये इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि टी बडिंग कैसे करते हैं। आइए एक सेकेंड, ये देखिए, ये है डायग्राम। चलिए मैं आपको इसके थ्रू बताती हूँ। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो ये यहाँ से है, एक सेकेंड, ये पेन नहीं दिख रहा है, हमें यहाँ से हमें कटिंग लेना पड़ता है, ठीक है। देखिए इसमें लीव्स भी है और यहाँ से हम ये कटिंग को अलग कर देते हैं, ये देख रहे हैं आप, ये कटिंग को उनने अलग कर दिया। अब उसके बाद में जब हमें इसमें जो रूट स्टॉक कहा जाता है, जो हम यहाँ से जो पार्ट्स ले रहे हैं उसे साइन, ठीक है, और साइन को हम जिसमें कनेक्ट करते हैं उसे रूट स्टॉक कहा जाता है। तो देखिए ये जो रूट में जो ये कटिंग हुई है, ये देखिए सबसे पहले इनने यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे ये कटिंग किया है,
यहाँ तक किया है इनने, और फिर इनको ये अलग अलग कर दिया। तो ये टी शेप कटिंग हो गई। उसके बाद में ये जो शेप था इसको इनने यहाँ ये कनेक्ट कर दिया। ये देख रहे हैं आप लोग, ये यहाँ पर इनने कनेक्ट कर दिया है। ये कनेक्ट हो चुका है, इसे अच्छे से कवर कर दिया है इनने, ठीक है। और कवर करने के बाद फिर इनकी ग्रोथ देखिए, ठीक है। ये देखिए इनकी ग्रोथ जो हो रही है वो यहाँ पर ये देखिए, ये पूरी तरह से एडजस्ट हो चुका है। ये देखिए इनने यहाँ से जो यहाँ पर इनको कनेक्ट किया था, हाँ, वो हटा दिया है इनने। तो ये देखिए ये पूरी तरह से ये हो चुका है। और इसके बाद जो है वो फाइनल रिज़ल्ट ये है, ठीक है। इसके बाद अगर इनको ऊपर से यहाँ से या यहाँ से जो भी पार्ट रहता है, पूरा ओल्ड पार्ट जो भी रहता है, वो इनको जब हटाना रहता है तो वो यहाँ से हटा देते हैं। जैसे कि आप इसमें देखिए ये प्लांट पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुका है। तो टी शेप बडिंग आप लोगों ने देख लिया। टी शेप बडिंग जो है कि वो इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, और साथ ही साथ ये जो हाइट लेते हैं ये कितनी होनी चाहिए, क्या है और किस टाइप से ली जाती है, ये डायग्राम यहीं रहेगा। आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, यहाँ से आप लोग को ईजी आएगा समझ में, ठीक है। अब इसके बाद में जो मेन टॉपिक है, शील्ड बडिंग इज सक्सेसफुल इन प्लांट हैविंग थिन स्किन शूट, ये मैंने आप लोग को नोट करा दिया है। इसे अच्छे से याद रखिएगा और इसके एग्जाम्पल से याद रखिएगा, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं है। चलिए अब पढ़ेंगे हम पैच बडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ेंगे पैच, ये है पैच बडिंग, ठीक है। ये पैच बडिंग है। पैच बडिंग में भी मैं आप लोगों को पहले डायग्राम बताती हूँ, फिर उसके बाद में मैं आगे का नोट कराऊंगी। ये देखिए पैच बडिंग में आपको ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको ये मोस्टली आप लोग को यही नापना है, क्या इसकी बर्ड्स कितनी पुरानी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाकी सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी ऑल ओवर लिखा दी है आपको। इसकी भी हाइट हमें उतनी ज़्यादा 10 से 25 के अंदर ही रखनी है, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करनी है। यहाँ देखिए आप, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो है इसकी कटिंग देखिए, ये पैच कटिंग ऐसे की जाती है, ठीक है। ये पैच कटिंग की जाती है। पैच कटिंग जो है ये इस टाइप से की जाती है, ये आपको इस टाइप से ये कटिंग होगी, ठीक है। इस कटिंग को आप यहाँ देखिए, फिर इसे यहाँ से निकाल के यहाँ पे शिफ्ट किया गया है। सेम जो कटिंग यहाँ आपने इसको निकालने में जैसी कटिंग की है, यहाँ पे भी सेम वही कटिंग करके इसे यहाँ पर सेट किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद में इसे यहाँ पर ये कर दिया जाता है, यहाँ पर इसको पूरा तरह से कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। ये आप लोगों ने देख लिया। और इसके बाद में फिर जो भी न्यू बर्ड्स, न्यू लीव्स जो भी निकलती है वो यहाँ से प्रिपेयर होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये यहाँ से कनेक्ट, इसको हटा के फिर आपको अगर ये पार्ट हटाना भी है तो वो आप हटा सकते हैं। मोस्टली चांसेस में यही होता है कि ये पार्ट्स हटा दिए जाते हैं, ठीक है। समझ लीजिए ये पार्ट हट जाता है और उसके बाद में ये यहाँ से एक नया प्लांट तैयार होता है, ठीक है। ये जो है ये मोस्टली जो है फ्रूट प्लांट जो होता है ये फ्रूट प्लांट में की जाती है। और इसका जो फ्रूट प्लांट होता है वो जैक फ्रूट, और ज़्यादातर इसे यूज़ किया जाता है, जो कि पूछा भी गया एग्जाम्पल में, बेल एंड आंवला। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। और इसकी जो ये बार्क ली जाती है, ठीक है, ये थिक ली जाती है, थिक बार्क ली जाती है। हमने शील्ड बडिंग में देखा थिन होनी चाहिए और ये थिक बार्क होनी चाहिए, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। ये आप लोगों को जो याद रखना है मैंने आप लोगों को यहाँ नोट करा दिया है। और ये डायग्राम है, डायग्राम के थ्रू वो आप लोग अच्छे से यहाँ पर कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। डायग्राम देख के आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझ जाएंगे, इसलिए मैं डायग्राम्स ऐड करती हूँ। हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रिंग बडिंग, ठीक है। चलिए तो रिंग बडिंग हम पढ़ते हैं। ये थर्ड है। अब हम पढ़ेंगे रिंग बडिंग। रिंग बडिंग में भी मैं सबसे पहले आपको डायग्राम बताती हूँ, फिर उसके आगे मैं आपको समझाती हूँ। ये देखिए ये होती है रिंग बडिंग। रिंग बडिंग में आप लोगों को कुछ कुछ टॉपिक्स नोट करने होंगे। जैसे कि जो रिंग बडिंग है वो टॉप पोर्शन पे की जाती है। जैसे कि ये पूरी स्टीम देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। ये पूरा का पूरा स्टीम है, ये पूरा का पूरा स्टीम है। लेकिन स्टीम में अभी तक आप लोगों ने देखा कि जो ये पैच बडिंग है, ये टी बडिंग है, वो आप लोगों को स्टीम के बीच में करना है। यहाँ पर जैसे ये पोर्शन है, ये यहाँ पोर्शन है, ठीक है। ये यहाँ पे, इसमें देखा यहाँ पे है ना, यहाँ पे ये यहाँ से कनेक्ट हुआ,
ठीक है। तो वैसे ही आप लोगों को लेकिन रिंग बडिंग जो है वो टॉप पोर्शन, इसका सबसे मेन टॉपिक होता है, ये टॉप पोर्शन पे की जाती है। ठीक है, यहाँ पे ये याद रखिए, ये नोट कर दिया मैंने। ठीक है, ये टॉप पोर्शन पे की जाती है। और उसके बाद में इसकी जो कट है वो याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, टॉप पोर्शन पे की जाती है, ये पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए इसकी जो कट की जाती है, अगर आप किसी प्लांट से ले रहे हो तो इसे, इसकी जो है, इसकी जो पतली लेयर को एकदम रिंग की तरह चारों तरफ से काटा जाता है। देखिए, ये देखिए, ये देख ही रहे होगे, ये पूरा रिंग बना हुआ है। ठीक है, इस रिंग को जैसे वहाँ से काटा जाता है, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर अटैच किया जाएगा। जैसे ही दूसरे प्लांट से अगर ये काटा जाता है तो वैसे ही यहाँ पे इसे अटैच किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा आप इसे, और यहाँ पे अटैच करने के बाद फिर इसे अच्छे से यहाँ पर ऐसे करके कवर कर दिया जाता है। ये देख ही रहे हैं आप, यहाँ पर कटिंग की गई है और यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया है। फिर इसे कनेक्ट करके यहाँ पर अच्छे से कर दिया जाता है, नोट कर दिया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, अब आपने देख लिया रिंग बडिंग। रिंग बडिंग में मैंने आपको पहले ही बता दिया, रिंग बडिंग जो है टॉप पोर्शन से ली जाती है, ये सबसे मेन पॉइंट है। आप लोग को वहाँ पूछा जाएगा कि कौन सी बडिंग है जो कि टॉप पोर्शन से कट करके ली जाती है, रिंग बडिंग है। ठीक है, और इसमें जो जिसे अगर मान लो सेंट्रल से अगर कट किया जाए, जो सेंटर कट किया जाता है, सेंटर अगर कट किया गया है तो उसे कहते हैं मॉडिफाइड रिंग बडिंग। ये भी याद रखिएगा, ये 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, याद रखिएगा। या लिख दे रही हूँ मैं, सेंटर कट को कहा जाता है मॉडिफाइड रिंग बडिंग। ठीक है, सेंटर से अगर कट किया गया है तो मॉडिफाइड रिंग बडिंग, और अगर टॉप पोर्शन से कट गया है तो रिंग बडिंग। ओके, ये चीज़, ये 2 मेन है, बाकी और कुछ नहीं है, ये 2 मेन आप याद रखिए बस। इसके बाद इसके एग्जांपल्स याद रखिए। इसके एग्जांपल्स है जो ये की जाती है बेर में, पिच में एंड मलबेरी। ठीक है, मलबेरी अच्छा से, ठीक है, ये मलबेरी में की जाती है। तो ये आप याद रखिएगा। बहुत गंदी राइटिंग हो गई है मेरी तो। ठीक है, मलबेरी, बस डन, इतना ही बहुत है। अब आप लोग डायग्राम अच्छे से देख के पढ़ लीजिएगा, मैंने आप लोग को बता दिया। डायग्राम देख के आपको तो समझ में आ जाएगा, आप लोग को फिर उसके आगे ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे फॉरकट बडिंग, और फॉरकट बडिंग में मैं आपको डायग्राम खुद बना के बताऊँगी। ठीक है, ये हुई 4th फॉरकट बडिंग। चलिए, इतने दिन से आप मेरी राइटिंग देख रहे हो, अब आप लोग को मेरा ड्राइंग देखने का भी मौका मिल जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, कर लीजिएगा। इसका एक ही पॉइंट सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट है, पहले ही स्टार लिख दे रही हूँ, रबर। ये की जाती है रबर प्लांट में, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, अब इसके बाद में मैं आपको समझाती हूँ इसके डायग्राम के हिसाब से। ये लीजिए, ये है इसका स्टेम। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेम है, मतलब जहाँ से हम ले रहे हैं वो शाइन है ये। ठीक है, और यहाँ पर है ये रूट, जिसमें हमें इसे कनेक्ट करना है। ठीक है, तो मैं आपको ये बताऊंगी कि सबसे पहले ये लेते कैसे हैं। ठीक है, या मतलब कि यहाँ कट कैसे करते हैं, जो कटिंग होती बडिंग, फॉरकट बडिंग जो होती है वो कैसे कनेक्ट करके फिर लगाई जाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है, इस पोर्शन को आपको ऐसे कट करना है। अरे यार, ये तो अलग ही गोलाकार बन गया, बहुत गंदा है। ये देखिए, थोड़ा मैं बड़ा कर देती हूँ इसको। यहाँ से ये कटिंग ली जाती है। ठीक है, यहाँ से ये कटिंग ली। अब यहाँ पे देखिए, ये जो होती है, ये यहाँ पर इसको इस टाइप से ली जाती है। ठीक है, ये देखिए। अरे भाई, कहाँ गायब हो गए तुम? आइए आइए, वापस आइए। ठीक है, समझ गए ना? इसको हमने यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से, और यहाँ से कट कर दी, यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया। यहाँ से कट नहीं किया है, याद रखिएगा। क्या? यहाँ से कट नहीं किया है,
बस अभी हमने उसको यहाँ से कट किया है, यहाँ से कट किया, याद रखिएगा अच्छे से, यहाँ से कट किया और यहाँ से कट किया, यहाँ से कट किया, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ से इसको इतना देखिए निकाल दिया है, इतना इतना, ये इस टाइप से करके फिर जो भी हम साइन लेते हैं, ठीक है, उसे यहाँ पे कनेक्ट करके, ठीक है, उसे यहाँ पे कनेक्ट करके लगा दी जाती है। ये रबर प्लांट में की जाती है, बस इतना याद रखिएगा। और इसकी कटिंग याद रख लीजिए कि कटिंग किस टाइप से की जाती है, बस यही पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा आपको पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप लोग को ये डायग्राम के हिसाब से समझना होगा, तो ये अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, अब मैंने आप लोगों को ये बर्डिंग्स के सारे टाइप्स, स्टेम कटिंग के सारे टाइप्स बता दिए, ठीक है। अब इसके आगे है ग्राफ्टिंग, जो कि अब हम पढ़ेंगे कल, ठीक है। ग्राफ्टिंग में मैं आपको जितना है वो कल ही बताऊंगी, इतना आप लोग अच्छे से रीड करके आइएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, बाय।